हेलो नीट स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं ऋषि यशपाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए न्यू चैप्टर द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ लेके आए हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फ्रॉग पार्ट 3 कंप्लीट किया था, फ्रॉग का एनाटॉमी को देखे थे, उसी के साथ साथ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर को कंप्लीट किए थे अच्छे तरीके से। आई होप आप लोग उस चैप्टर को देख लिए होंगे, उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए होंगे। तो उस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी हाइलाइट्स और क्विक रिवीजन आपके लिए लेके आएंगे, संडे तक अपलोड कर देंगे। और इसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑपरेशन 45 45 क्वेश्चन का एक सीरीज होगा, तो उसको भी लेके आएंगे। तो आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है, और इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर की बात करें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, तो इसका वेटेज 4 to 5 क्वेश्चन होता है नीट में। इससे इतने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, और इसको कंप्लीट करने में कितने लेक्चर लगेंगे, तो लगभग 7 to 8 लेक्चर आप लेके चलिए, इसको कंप्लीट करने में लगेंगे। ठीक, तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू के बारे में बात करें। किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि उस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले सेल, नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सेल को देखेंगे कि सेल होता क्या है, व्हाट इज सेल। इसके ओवरव्यू को देखेंगे, ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो बस इतना ही पढ़ना है। तो हाँ, इतना ही पढ़ना है। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि और कुछ इसमें छूट रहा है, मिस हो रहा है, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, बहुत कुछ। तो ये सब सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें हम लोग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल जब पढ़ेंगे तो उसको इसके अंदर पढ़ेंगे। वो सब जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। तो ये यूकैरियोटिक सेल में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, जब आपको पढ़ाएंगे उसमें अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज टुडे टॉपिक के बारे में बात करें कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा, बेसिकली सेल के बारे में जानेंगे, सेल थ्योरी देखेंगे और एक ओवरव्यू देखेंगे। ओके, तो लिख देते हैं, आपको बता देते हैं टुडे टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन क्लास है, आज पहला लेक्चर है। तो इंट्रोडक्शन क्लास होगा किसके बारे में, तो सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे, हु प्रपोज सेल थ्योरी। एंड थर्ड वन इज ओवरव्यू देखेंगे सेल का, ओवरव्यू ऑफ सेल। तो ये आज हम लोग का ये गोल होने वाला है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आपसे क्वेश्चन है कि आप सबसे पहले सेल के बारे में क्या जानते हैं। तो सेल के सबसे बेसिक से बात करें तो सबसे पहले आप अपने वातावरण में देखिए, जहाँ भी आप बैठे हुए हैं वहाँ आप लोग देखिए और गौर कीजिए कि आपके आसपास क्या दिख रहा है। बहुत कुछ दिख रहा होगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लिविंग थिंग जो लिविंग है, ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, उसको सबसे बेसिक चीज क्या है जो उसको लिविंग बनाए रखता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक थिंग दैट ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाए रखता है। तो सबसे बेसिक चीज की बात करें, एनसीईआरटी ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, जब चैप्टर आप स्टार्ट कीजिएगा, अगर ये चैप्टर का एनसीईआरटी रीडिंग कीजिएगा तो उसमें सबसे पहला जो ये होता है, आपसे एनसीईआरटी पूछता है कि सबसे बेसिक चीज क्या है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाए रखता है। आप लोग अपने आसपास देखिए और बताइए, लिविंग नॉन लिविंग थिंग आपको दिख रहा होगा, तो उसमें लिविंग थिंग को लिविंग बनाए रखने में किसका योगदान है। तो सबसे लिविंग इसकी बात करें तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ये जो है यही सबसे बड़ा योगदान है सेल का, जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग होता है। ओके, तो हम आपसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट इज दैट मैक्स ऑर्गेनिज्म लिविंग। सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से आपको बता रहे हैं। आप लोग आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। कि मेरा क्वेश्चन है आपसे,
व्हाट इज दैट मैक्स ऑर्गेनिज्म लिविंग, वो क्या है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाए रखता है, तो वो सेल है। सबसे बेसिक चीज की बात करें तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाए रखता है। तो यहाँ पे लिखिए सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, ये बेसिक यूनिट होता है। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर लिविंग। ओके, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर लिविंग। तो सेल क्या है, बेसिक यूनिट है। तो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकता है, तो ऑर्गेनिज्म कैन बी लिविंग और सॉरी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। क्या, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वो सेल से बना हुआ है, तो वो एक सेल से भी बना हुआ हो सकता है और वो मेनी सेल से भी बना हो सकता है। जो एक सेल से बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, और जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं मेनी सेल से, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल से ये क्या है, कंपोज्ड है, तो ये सिंगल सेल से कंपोज्ड है। ओके, मल्टीसेलुलर की बात करें तो ये क्या है, मेनी सेल से कंपोज्ड है, तो मेनी सेल से कंपोज्ड है। ओके, सिंगल सेल की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट होता है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट, ये सिंगल सेल से है लेकिन ये सारा फंक्शन अपने एक ही सेल से क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसको लिखिए, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंट होता है। ओके, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ये सारे अपने फंक्शन को, जो भी इसके जीवन में जो भी एसेंशियल फंक्शन है ये खुद से परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ओके, तो इसलिए सेल को क्या बोलते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, तो सेल की बात करें तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात तो आप जानते होंगे। तो स्ट्रक्चरल यानी कि आपके पूरे शरीर का जो ढांचा है, आप मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो आप एक एक सेल से बने हुए हैं। तो आपके शरीर में बहुत सारे सेल है, आपका स्ट्रक्चर पूरा सेल से बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, आपके शरीर में जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, वो सेल के अंदर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है। ओके, सेल क्या होता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। तो आप इसको लिखिए, उसके बाद हम इसके डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे कि कुछ डिस्कवरी है कि सेल, डेड सेल, लिविंग सेल और इसके न्यूक्लियस को कौन डिस्कवर किए थे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, नीचे लिखेंगे, नीचे लिख भी सकते हैं, तो नीचे लिख ही देते हैं। तो डिस्कवरी की बात करें, यहीं पे लिख देते हैं, आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले सेल को, डेड सेल को किसने देखा था, तो वो थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को क्या किया था, देखा था। वो जो सेल को देखे थे वो सेल क्या था, डेड था। तो सीन फर्स्ट डेड सेल। ओके, तो ये तो डेड सेल की बात हो रही है। तो लिविंग सेल को किसने पहली बार जो है देखा और उसके बारे में डिस्क्राइब किया, तो वो थे एंटोन वान ल्यूवेनहुक। कौन थे, एंटोन वान ल्यूवेनहुक। तो लिविंग सेल को फर्स्ट सीन एंड डिस्क्राइब, तो इसको करने वाले कौन साइंटिस्ट थे, तो वो थे आपके एंटोन वान ल्यूवेनहुक। ओके, तो आप लोग जैसे कि ये लिविंग सेल देखे थे, तो एल से ल्यूवेनहुक और एल से लिविंग सेल, तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो डेड सेल को देखने वाले रॉबर्ट हुक थे
और फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देख के और डिस्क्राइब करने वाले एंटोन वान ल्यूवेनहुक थे। ओके, सेल के अंदर जो सेल है, सेल के बीचों बीच एक एसिडिक सब्सटेंस पाया गया, उसके बारे में कौन डिस्क्राइब किए थे, कौन बताए थे, तो वो थे, कौन थे, फ्रेडरिक मिक्सचर। फ्रेडरिक मिक्सचर। ओके, तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या पाया, उसका नाम जो एसिडिक सब्सटेंस का नाम क्या रखा, न्यूक्लिन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिन। तो ये क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है, दैट इज कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंस। ये कहाँ पाया गया, तो सेल के बीचों बीच एक एसिडिक सब्सटेंस पाया गया, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिन। और उसको खोजने वाले कौन थे, तो फ्रेडरिक मिक्सचर साहब थे। तो आप इस बात को लिखिए, एसिडिक सब्सटेंस एसिडिक सब्सटेंस इनसाइड द सेल, इसको खोजने वाले कौन थे, तो ये थे फ्रेडरिक मिक्सचर साहब, फ्रेडरिक मिक्सचर। ओके, अब बात करते हैं इसके न्यूक्लियस के, सेल के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस का डिस्कवर कौन किए थे, तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन। तो इसके डिस्कवर की बात करें, न्यूक्लियस के डिस्कवर की, तो न्यूक्लियस के डिस्कवर की बात करें तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन। ये कुछ डिस्कवरी वाला पार्ट था, जो कौन साइंटिस्ट जो है सेल को, डेड सेल को, लिविंग सेल को, उसके एसिडिक सब्सटेंस को और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले आपके साइंटिस्ट के नाम दिए गए हुए हैं। तो एनसीईआरटी में गिवन था, इसलिए आपको बता दिए, तो आप इस बात को नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बात करते हैं, पहले नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। सेल चैप्टर से नीट में 4 to 5 क्वेश्चन पर ईयर आता है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से कीजिए। ओके, अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी, तो सेल थ्योरी कौन दिए थे, तो सेल थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट हैं, थर्ड साइंटिस्ट भी है, थर्ड साइंटिस्ट के बारे में आपको बाद में बताएंगे। ओके, तो सेल थ्योरी दिए थे स्लेडिन एंड स्वान, स्लेडिन एंड स्वान। एंड सेकेंड वन इज स्वान। स्लेडिन साहब 1838 में, 1838 में, जो ये स्लेडिन जर्मन बोटेनिस्ट है, जर्मन बोटेनिस्ट थे। 1838 में रिसर्च किया और बताए कुछ बातें, तो बात क्या थी, तो वो बताए कि वो प्लांट पे रिसर्च किए, प्लांट्स पे एग्जामिन किया और बताया कि प्लांट्स जो है वो सेल से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बना हुआ है और उससे डिफरेंट टिश्यू का निर्माण होता है। ओके, तो ये स्लेडिन साहब बताए। स्वान क्या बताए थे, तो स्वान उसी समय 1839 में ये भी कुछ बातें बताए। वो बताया क्या कि सेल जो है, सेल के आउटर लेयर, जब एनिमल सेल की बात करें तो सेल के आउटर लेयर में क्या पाया जाता है, एक थिन मेम्ब्रेन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल के प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल, जो उसका क्या है, यूनिक फीचर है। ओके, तो स्वान 1839 में हाइपोथेसिस दिए। ओके, और ये क्या थे, ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इससे पहले एनसीईआरटी में स्वान के बारे में, यानी कि मैथ्यू स्वान साहब के बारे में दिया गया हुआ था कि ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, अब वो अपडेट करके जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया है। तो हमको भी यहाँ बताना पड़ेगा कि ये क्या है, एज पर एनसीईआरटी के अपडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो क्या है, जर्मन जूलॉजिस्ट थे स्वान साहब। तो स्लेडिन क्या बताए थे, तो आपको बता दूं मैं, ये एग्जामिन किए किस पे, एग्जामिन द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, और वो इस निष्कर्ष पे आए कि प्लांट्स का जो सेल है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बना हुआ है। ओके, तो प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल,
प्लांट कैसी से कंपोज्ड है, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल जो इसके विच मैक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू, विच मैक्स डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। यहाँ टाइप्स लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा, डिफरेंट टाइप्स। स्वान साहब क्या बताए थे, तो स्वान बताए थे कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के आउटर लेयर में जो थीन आउटर लेयर है, थीन आउटर लेयर है, उसके बारे में क्या बताया कि वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वही एक तरफ प्लांट सेल के बारे में बताया कि प्लांट सेल जो है उसके आउटर लेयर की बात करें, उसका जो आउटर लेयर है वो क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल क्या है, इसका यूनिक फीचर है, इसका यूनिक फीचर है, सेल वॉल है ये यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट में देखने को मिलता है, एनिमल में देखने को सेल वॉल नहीं मिलता है। सेल वॉल के ठीक नीचे वाला लेयर को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए। तो यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। और वो एक हाइपोथेसिस दिए, क्या था वो हाइपोथेसिस, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर composed of cell and product of cell। ओके, तो ये स्वान साहब कुछ बातें बताए थे कि एनिमल सेल का थीन आउटर लेयर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से है, और प्लांट सेल में आउटर लेयर जो पाया जाता है वो सेल वॉल है। जो प्लांट सेल का ये क्या है, यूनिक फीचर होता है, प्लांट सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो इसका ये यूनिक फीचर। ओके, हाइपोथेसिस की बात करें, ये स्वान साहब क्या बताए थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो ये दोनों 1838 और 1839 के आसपास में ये दोनों इस सेल थ्योरी को दिए, लेकिन ये सेल थ्योरी में ये इस बात को नहीं बता पाए कि ये सेल डिवाइड कैसे होता है, ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये थर्ड साइंटिस्ट का इसमें इंक्लूड होता है, और वो थर्ड साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्ट्जो। 1855 में वो आते हैं और वो बताते हैं कि सेल कैसे डिवाइड होता है। सेल जो है अपने पेरेंट सेल से आता है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से वो कहीं ना कहीं आ रहा है। तो वो बताए, जो रुडोल्फ विर्ट्जो साहब थे वो बताए ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो इसको नीचे लिखते हैं, तो सेल थ्योरी बोथ साइंटिस्ट, या इसे लिखिए, बोथ साइंटिस्ट गिव सेल थ्योरी बट they did not explain how new cells are formed। कैसे न्यू सेल फॉर्म हो रहा है इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। तो आप लोग इसके बारे में लिख लीजिए, आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि सेल थ्योरी कौन दिए थे। तो सेल थ्योरी स्लेडिन एंड स्वान साहब दिए थे। स्लेडिन 1838 में, ये जो जर्मन बोटेनिस्ट थे, और स्वान साहब 1839 में, ये भी जर्मन जूलॉजिस्ट थे। पहले ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, अब इसको एनसीईआरटी अपडेट कर दिया है, जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया। ओके, तो स्लेडिन क्या किए थे, तो एग्जामिन द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स पे क्या किए, बहुत सारे प्लांट्स पे रिसर्च किए, और इस प्लांट्स ये निष्कर्ष पे आया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, और प्लांट्स का डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से ये क्या है, कंपोज है, विच मैक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू ये बनाता है। ओके बॉस, अब यहाँ स्वान की बात करें तो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। तो ये एनिमल सेल थीन आउटर लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, और प्लांट सेल आउटर लेयर सेल वॉल होता है। ये प्लांट सेल का क्या है, यूनिक फीचर है। और ये हाइपोथेसिस दिए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ओके, तो बोथ साइंटिस्ट गिव सेल थ्योरी, ये दोनों साइंटिस्ट मिलकर क्या किए, सेल थ्योरी को दिए, लेकिन दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड। ये इस बात को नहीं बता पाए दोनों साइंटिस्ट कि न्यू सेल कहाँ से आ रहा है। तो थर्ड साइंटिस्ट का यहाँ पे इंटर होता है, और वो थे रुडोल्फ विर्ट्जो। तो रुडोल्फ विर्ट्जो के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। तो सेल थ्योरी कौन दिए थे, स्लेडिन एंड स्वान।
अब बात करते हैं कि स्लेडिन प्लस स्वान क्या दिए, सेल थ्योरी दिए थे। ओके, यहां तक बात कर लिए थे, ये दोनों सेल थ्योरी दिए थे, तो गेव सेल थ्योरी, गेव सेल थ्योरी। ओके, और इन दोनों साइंटिस्ट ने किस बात को एक्सप्लेन नहीं किया था कि न्यू सेल कहां से आ रहे हैं, तो बट दे डू नॉट या डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो अब नए साइंटिस्ट का एंट्री होता है जो कि रुडोल्फ विर्सो थे, और वो आते हैं और बोलते हैं सबको ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो इसका मतलब क्या होता है, तो कौन साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ विर्सो। इसको किस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि नया सेल, हाउ न्यू सेल आर फॉर्म्ड, ये कहाँ से ये आ रहा है। ओके, तो रुडोल्फ विर्सो साहब का क्या होता है, एंट्री होता है। तो अब आते हैं रुडोल्फ विर्सो 1855 में, और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जैसे आप एक लोग एक फिल्म देखे होंगे, उसमें देखे होंगे कि अब्बा डब्बा डब्बा जो करता है, वो लड़की जो करती है वो कुछ बताना चाहती है, जो उसको कुछ बोलना चाहती है, तो हर एक बात को अब्बा डब्बा डब्बा बोलती है। उसी तरह रुडोल्फ विर्सो आए और बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। सब पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या होता है। तो ये बोल रहे हैं कि नया सेल जो आ रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है। बस सिंपल सा मतलब था। ओमनी सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या है, तो न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सिंपल सा मतलब था, प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि वो पेरेंट सेल से डिवाइड होके वो आ रहे हैं। तो न्यू सेल्स आर फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो ये डिवाइड फ्रॉम पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल से डिवाइड होके ये नए सेल्स बन रहे हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब था, रुडोल्फ विर्सो जब आए, ओमनी सेलुला ई सेलुला बोले, ओमनी सेलुला ई सेलुला। सब भाई पूछा कि हाँ आप रुडोल्फ विर्सो साहब आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम आपका मतलब नहीं समझ रहे हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये बताते हैं कि न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि नया सेल जो आ रहा है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ रहा है, पहले वाले सेल से आ रहा है, यानी कि डिवाइड फ्रॉम पेरेंट सेल। ओके, सिंपल सा ये मतलब था, रुडोल्फ विर्सो साहब का मतलब था। और ये रुडोल्फ विर्सो साहब ने क्या किया, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। जो स्लेडिन एंड स्वान जिस बात को नहीं बताए थे उस बात को बता के, और सेल थ्योरी को क्या किया, मॉडिफाइड किया। तो मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी। और ये क्या बताए, ये 2 पॉइंट बताए कि द सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are composed of cell and product of cell, and product of cell। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या बताया कि न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो न्यू सेल यहाँ पे लिख लीजिए, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये मॉडिफाइड करके ये 2 निष्कर्ष देते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये था सेल थ्योरी। आई होप आपको ये सेल थ्योरी समझ में आया होगा। हमको जितना मैं कोशिश कर सकता था सिंपल वे में समझाने का, आपको वो समझाए, और स्लेडिन एंड स्वान के बारे में बताए, रुडोल्फ विर्सो साहब के बारे में बताए। तो सेल थ्योरी आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप इस बात को लिख लीजिए यहाँ तक। उसके बाद हम ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, सेल का ओवरव्यू को देखेंगे। तो पहले आप इस बात को लिख लीजिए। तो आई होप आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। तो अब बात करते हैं सेल का ओवरव्यू के बारे में। तो ये था सेल थ्योरी। अब बात करें सेल के ओवरव्यू, ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का ओवरव्यू के बारे में बात करें तो आप एक तरफ प्लांट सेल लीजिए और एक एनिमल सेल लीजिए। प्लांट सेल में आप ओनियन पिल सेल को ले सकते हैं, और एनिमल सेल में ह्यूमन चिक सेल ले सकते हैं। तो आप लोग टाइप्स ऑफ सेल की बात करें
टाइप्स ऑफ सेल की, तो आप एक तरफ क्या लीजिए, प्लांट सेल में ओनियन पील सेल को लीजिए, ओनियन पील सेल, जो कि ये क्या है, प्लांट सेल है। ओके, और दूसरी तरफ आप ह्यूमन चिक सेल को ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमल सेल। ओके, तो प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में आपको बताया कि इसके आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल का होता है। ओके, तो इसको आउटर मोस्ट लेयर क्या चीज का है, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। इसके आउटर मोस्ट लेयर की बात करें एनिमल सेल की, आउटर मोस्ट लेयर, तो इसका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट लेयर की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो इसके पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है। हम लोग इसमें प्लांट्स और एनिमल सेल की बात करें तो 4 सी से आपको डिफरेंस बताएंगे कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सेल वॉल इसमें क्या है, प्रेजेंट है, इसमें क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्लांट जो है खुद से खाना बनाता है, तो इसके पास क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, और एनिमल्स खुद से खाना नहीं बनाता है तो इसके पास किसी प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है नहीं, तो इसके पास क्या होता है, प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट क्या है, एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसके पास सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल के पास, और एनिमल सेल में नहीं देखने को मिलता है। सेंट्रल वैक्यूल के बारे में आपको डिटेल में आगे बताएंगे। तो इसके पास सेंट्रल वैक्यूल क्या है, प्रेजेंट है, और इसके पास किसी प्रकार का सेंट्रल वैक्यूल देखने को नहीं मिलता है। ओके, इसमें एब्सेंट। ओके, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं देखने को मिलता है। सेंट्रियोल जो एनिमल सेल में सेल डिवीजन का काम करता है, तो इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, सेंट्रियोल एब्सेंट, और इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। ओके, जो कि ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ओके, ये कैचिंग में हेल्प करता है, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ओके, अब इस बात को लिख लीजिए, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये कुछ बातें थी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस को क्रिएट कर रहा था। वो डिफरेंस क्या है, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के पास, एनिमल सेल के पास नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। इसमें सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। ओके, और इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट और इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है, किसमें, एनिमल सेल में। तो सेंट्रियोल क्या चीज में हेल्प करता है, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। ओके, तो आप लोग इस बात को लिखिए, आई होप आप लोग इस बात को लिख लिए होंगे। तो अब देखते हैं, अब बात करते हैं क्या चीज के बारे में, तो सेल के अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये क्या है, सेल का ये है स्ट्रक्चर, सेल का आउटर लेयर है, तो ये है सेल। एनिमल सेल ले रहे हैं तो ये क्या है, इसका सेल मेम्ब्रेन होगा। ओके, इसके बीचों बीच क्या प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल, तो ये है न्यूक्लियस। आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसलिए ये क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का ये सेल है, तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, जिस सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है, तो इसलिए क्या है, न्यूक्लियस है। और बाकी जो जगह प्रेजेंट है, इस ये जो जगह है, ये सब क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या है,
साइटोप्लाज्म, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये इसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो मेनी केमिकल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म। ओके, दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये सबसे ज्यादा जगह स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो ऑक्युपाई वॉल्यूम ऑफ द सेल। ओके, ये मेन एरेना है सेलुलर एक्टिविटीज का। तो मेन एरेना एरिया है, मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। ओके, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन होते हैं, मेनी केमिकल रिएक्शन अकर इन द साइटोप्लाज्म टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। ओके, तो ये इसको क्या बनाए रखता है? टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट, जो सेल लिविंग स्टेट में रह सके, लाइव रह सके, तो इसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन होना जरूरी है। इस साइटोप्लाज्म के अकर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होता है। ओके, तो ये क्या था? इसका न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अंदर, एक मिनट, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? ये क्रोमोजोम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोजोम। रेड कलर से बनाया जाता है, ये क्या है? क्रोमोजोम। तो न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? कंटेन क्रोमोजोम। ओके, तो क्रोमोजोम क्या होता है? क्रोमोजोम डीएनए का एक कंडेंस फॉर्म है। तो कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, जो ये क्या करता है, इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो ये क्या कर रहा है? कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इसको ऐसे लिख दीजिए, कंटेन जेनेटिक मटेरियल। ओके, आपको और भी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताएंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बारे में डिटेल में बताएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे। और जो भी इसका गोल्गी एपिरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो इसको 1 बाय 1 लेक्चर करके देखते जाएंगे। इसके सारे सेल को मतलब समझिए कि खोल के रख देंगे कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, और इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो आपको एक वर्ड बोले प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? सिंपल सा डिफरेंस की बात करें, आगे तो देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तब। तो इसके पास क्या होता है? लैक मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस, लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। ओके, और इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होता है प्रेजेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, तो आप इस बात को लिख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे कि बिसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल में और कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ओके, तो पहले इस बात को लिखिए, उसके बाद हम इरेज करेंगे इसको। हम साइड हो जाते हैं थोड़ा देर। तो आई होप आप लोग इस बात को लिख लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। अब देखिए कि बिसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को देखते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी, ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। पैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है? तो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा और कौन कौन सा जो है यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड देखने को मिलता है, कौन कौन सा ऑर्गेनेल्स ऐसा है जो मेम्ब्रेन बाउंड देखने को मिलता है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, तो ये सब सारे ऑर्गेनेल्स है, ऑर्गेनेल्स इनसाइड यूकैरियोटिक सेल, जिसके पास क्या होता है, और भी होते हैं, जिसके पास क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ओके, ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड। तो बिसाइड न्यूक्लियस के बारे में बात करिए कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन सा होता है, तो ये सब ऑर्गेनेल्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स देखने को मिलता है इसमें, तो यूकैरियोटिक सेल में। ओके, इसी में राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं। तो राइबोसोम्स क्या होता है, तो राइबोसोम्स की बात करें तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में देखने को मिलता है। तो ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, यूकैरियोट्स लिखा हुआ है, इसको लिख देते अच्छे से। तो राइबोसोम्स ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। ओके, राइबोसोम्स क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन, ये लेकिन क्या बहुत प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में देखने को मिलता है। इसके पास किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं है, फिर भी ये क्या क्या है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। प्लांट प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स तो होता नहीं है, लेकिन इसमें तो होता है, लेकिन इसमें क्या है, राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, फिर भी इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, तो ये प्रोटीन फैक्ट्री है। राइबोसोम्स क्या होता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री है। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है। तो राइबोसोम्स नॉट ओनली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, इट आल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये सारी बातें क्या थी, राइबोसोम्स के बारे में था। तो आप लोग इस बात को लिख लीजिए। ओके, इस बात को लिख लीजिए पहले आप, तो उसके बाद सेंट्रियोल्स के बारे में आपको बताते हैं। सेंट्रियोल्स के बारे में बताए भी थे, फिर भी एक बार बता देते हैं। आई होप आप इसको लिख लिए होंगे। तो अब बात करते हैं तो अनदर में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है, यूकैरियोटिक में, तो अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज सेंट्रोजोम। ये क्या चीज में हेल्प करता है, तो ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। ओके, तो अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की बात करें तो वो क्या है, सेंट्रोजोम। अब कुछ बातें इसके साइज को लेकर बात कर लेते हैं। तो कुछ जैसे कि माइकोप्लाज्मा है, उसका साइज क्या होता है, आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, तो वो सब बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रिच एग जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। ओके, तो माइकोप्लाज्मा की बात करें तो इसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है,
जो कि क्या है, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, आप लोगों को पता होगा। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है। ओके, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। वायरस की बात करें तो वायरस 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। तो ये वायरस क्या है, वायरस के पास वो विथआउट सेल है, इसके पास किसी प्रकार का सेल नहीं होता है, तो इसको सेल में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन आपको फिर भी इसका साइज बता देते हैं। इसका 0.02 माइक्रोमीटर से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक इसको साइज देखने को मिलता है। ऑस्ट्रिच एग की बात करें तो ये क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल है, तो दैट इज कॉल्ड लार्जेस्ट सेल। आरबीसी की बात करें, आरबीसी के डायमीटर की, तो उसका डायमीटर कितना होता है, तो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ओके, तो 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये बात था सेल का ओवरव्यू के